अमेरिकी रक्षा विभाग को उम्मीद है कि उन्नत मिसाइल और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान संपूर्ण मारक क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे भविष्य के खतरों को रोकने की क्षमता बढ़ेगी। नवीनतम अपडेट के जरिए हमने वायुसेना के गुप्त नए लड़ाकू विमान के निर्माण के बारे में कुछ सुराग उजागर किए हैं। लॉकहीड मार्टिन के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि यह एरोस्पेस दिग्गज एक नए विमान कार्यक्रम पर काम कर रहा है, और सुराग बताते हैं कि यह संयुक्त राज्य वायुसेना का गुप्त नया लड़ाकू विमान हो सकता है। संभवतः एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आने वाले दशकों में हवाई युद्ध की नई परिभाषा गढ़ सकता है। हाल के महीनों में रक्षा विश्लेषक और एरोस्पेस उद्योग के जानकार वित्तीय खुलासों, कॉरपोरेट बयानों और अंदरूनी टिप्पणियों से मिले सूक्ष्म संकेतों पर गौर कर रहे हैं, जो एक उन्नत, अत्यधिक गोपनीय विमान कार्यक्रम के विकास की ओर इशारा करते हैं। इन संकेतकों में दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा ठेकेदार और अमेरिका के कुछ सबसे प्रतिष्ठित लड़ाकू विमानों की प्रमुख निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने खर्चों और राजस्व में असामान्य पैटर्न की सूचना दी है, जो एक रहस्यमय, उच्च मूल्य वाले उत्पाद पर काम करने की ओर इशारा करते हैं। लॉकहीड मार्टिन के मुख्य वित्तीय अधिकारी केन पॉसनरीड द्वारा कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में सावधानीपूर्वक शब्दों में की गई लेकिन दिलचस्प टिप्पणियों के बाद इन अटकलों ने गति पकड़ी। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि फर्म के प्रसिद्ध स्कंक वर्क्स डिवीजन ने मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि का अनुभव किया है। एक बयान जिसने तुरंत रक्षा क्षेत्र के अंदरूनी सूत्रों का ध्यान आकर्षित किया। स्कंक वर्क्स, जिसे औपचारिक रूप से उन्नत विकास कार्यक्रम एडीपी डिवीजन के रूप में जाना जाता है, लॉकहीड की शीर्ष गोपनीय अनुसंधान और विकास शाखा है। वही टीम जो U-2 जासूसी विमान, SR-71 ब्लैकबर्ड, F-117 नाइटहॉक स्टील्थ फाइटर जैसे गेम चेंजिंग विमानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, और सबसे हाल ही में F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग आई कार्यक्रमों में योगदान दिया है। जब स्कंक वर्क्स इस गति से बढ़ता है, तो ये नियमित परियोजनाओं के कारण शायद ही कभी होता है। पॉसनरीड की टिप्पणियों के साथ कंपनी द्वारा हालिया ठेकों पर अमल जारी रखने का भी जिक्र था, जो रक्षा अनुबंधों के क्षेत्र में अक्सर नए सरकारी ठेकों की ओर इशारा करता है, जो अपनी गोपनीय प्रकृति के कारण अभी भी गुप्त रखे जाते हैं। यह भाषा जानबूझकर इस्तेमाल की गई है। ठेकेदारों को वित्तीय खुलासे में सच्चाई बतानी होती है, लेकिन संवेदनशील सैन्य परियोजनाओं के लिए वे सख्त गोपनीयता समझौतों से भी बंधे होते हैं। नतीजतन अधिकारी अक्सर सामान्यकृत कॉर्पोरेट भाषा पर भरोसा करते हैं, जो प्रशिक्षित कानों को सीधे तौर पर कहने से कहीं ज्यादा संकेत देती है। इस रहस्यमय उत्पाद के वायुसेना के अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट होने की संभावना अमेरिकी सैन्य विमानन में चल रहे विकास के साथ मेल खाती है। वायुसेना अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस (NGAD) कार्यक्रम पर काम कर रही है, जो एक अत्यधिक गोपनीय प्रयास है जिसका उद्देश्य F-22 रैप्टर को बदलने या पूरक करने के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का उत्पादन करना है। सार्वजनिक समय सीमा का पालन करने वाले पारंपरिक अधिग्रहण कार्यक्रमों के विपरीत NGAD को गोपनीयता में रखा गया है। आधिकारिक बयानों से केवल छिटपुट संकेत सामने आते हैं। 2020 में वायुसेना ने यह खुलासा करके कई लोगों को चौंका दिया कि उसने पहले ही एक पूर्ण पैमाने पर NGAD प्रोटोटाइप उड़ाया है, लेकिन तब से वस्तुतः कोई पुष्ट विवरण जारी नहीं किया गया है। तकनीकी दृष्टिकोण से नए NGAD लड़ाकू विमान से वर्तमान 5वीं पीढ़ी की क्षमताओं से कहीं आगे निकलने की उम्मीद है। उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार इसमें अत्यधिक बेहतर रेंज और ईंधन दक्षता के लिए अनुकूली चक्र इंजन, अगली पीढ़ी के रडार का मुकाबला करने वाली उन्नत स्टील्थ शेपिंग और कोटिंग्स, और एक एकीकृत लड़ाकू क्लाउड आर्किटेक्चर जैसी विशेषताएं होंगी, जो इस विमान को नेटवर्क वाले युद्ध क्षेत्र में ड्रोन, उपग्रहों और अन्य मानवयुक्त विमानों के साथ निर्बाध रूप से संचालित करने में सक्षम बनाती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि विमान वैकल्पिक मानवयुक्त क्षमता का भी उपयोग कर सकता है, जिससे यह उच्च जोखिम वाले मिशनों में पूरी तरह से स्वायत्त प्लेटफॉर्म के रूप में उड़ान भरने में सक्षम होगा, जहां मानव पायलट भेजना बहुत खतरनाक होगा। इस तरह की प्रगति न केवल चीन और रूस जैसे समकक्ष प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अमेरिकी हवाई प्रभुत्व को मजबूत करेगी, बल्कि ऐसी क्षमताएं भी प्रदान करेगी जो हवा में युद्ध लड़ने के तरीके को फिर से परिभाषित करेंगी। इस परियोजना से जुड़ी गोपनीयता असामान्य नहीं है। स्कंक वर्क्स कंपार्टमेंटलाइजेशन पर फलता फूलता है, जिसका अर्थ है कि किसी दिए गए कार्यक्रम के पूरे दायरे की जानकारी केवल कुछ ही इंजीनियरों और अधिकारियों को होती है। यह कंपार्टमेंटलाइजेशन परियोजना को जासूसी, लीक और राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाता है। पेंटागन के भीतर भी किसी गोपनीय विमान कार्यक्रम के कुछ पहलुओं तक पहुंच कुछ ही साफ सुथरे अधिकारियों तक सीमित होती है। आम जनता और ज्यादातर सैन्य कर्मियों के लिए ऐसे कार्यक्रम के अस्तित्व की पहली पुष्टि अक्सर विमान के अनावरण के समय होती है, या यहां तक कि वर्षों से परिचालन परीक्षण के बाद भी। वित्तीय विश्लेषकों ने बताया है कि लॉकहीड की नवीनतम तिमाही रिपोर्टें उन श्रेणियों में राजस्व वृद्धि दर्शाती हैं जो आमतौर पर F-35 या C-130 जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों से जुड़ी नहीं होती। इससे पता चलता है कि यह वृद्धि ब्लैक बजट कार्यों से आ रही है। ऐसे कार्यक्रम जो गोपनीय विनियोजनों से वित्त का
पोषित होते हैं और जिनका उल्लेख रक्षा विभाग के मानक बजट दस्तावेजों में नहीं होता, जो जनता के लिए उपलब्ध होते हैं। अमेरिकी सरकार ऐसे गोपनीय कार्यक्रमों पर सालाना अरबों डॉलर खर्च करती है और अगली पीढ़ी के विमान उस गुप्त बहीखाते में सबसे महंगी वस्तुओं में से हैं। अगर अटकलें सही साबित होती हैं और लॉकहीड मार्टिन की स्कंक वर्क्स वास्तव में वायुसेना के लिए गुप्त नया लड़ाकू विमान बना रही है, तो इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। ऐसा जेट ऐसे समय में सेवा में आएगा जब अमेरिका को तेजी से आगे बढ़ रहे चीनी और रूसी वायु रक्षा प्रणालियों और स्टील्थ विमान कार्यक्रमों से अपनी हवाई श्रेष्ठता के लिए बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हवाई युद्ध में निर्णायक बढ़त बनाए रखना दशकों से अमेरिकी सैन्य सिद्धांत का आधार रहा है और छठी पीढ़ी का प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करेगा कि यह बढ़त 21वीं सदी में भी बनी रहे। हालांकि आगे चुनौतियां हैं। इस तरह के परिष्कृत नए लड़ाकू विमान के विकास और उत्पादन की लागत बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है, संभवतः F-35 कार्यक्रम की आंखों में आंसू लाने वाली कीमत से भी ज्यादा। वायुसेना की प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इन लागतों का प्रबंधन करना लॉकहीड, पेंटागन और कांग्रेस के लिए एक संतुलनकारी कार्य होगा। कार्यक्रम के विवरण सामने आने के बाद राजनीतिक जांच अपरिहार्य है, खासकर लागत में वृद्धि और प्रमुख हथियार कार्यक्रमों में देरी को लेकर पिछले विवादों को देखते हुए। फिलहाल लॉकहीड मार्टिन के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और वायुसेना के आधिकारिक बयानों से भी कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन स्कंक वर्क्स के बढ़ते राजस्व, कॉर्पोरेट भाषा की तीक्ष्णता और एनजीएडी कार्यक्रम की झात आवश्यकताओं का संयोजन इस बात का ठोस प्रमाण देता है कि बंद दरवाजों के पीछे कुछ असाधारण चल रहा है। अगर गोपनीयता का पर्दा हटता है तो यह खुलासा 1980 के दशक में F-117 के आगमन के बाद से अमेरिकी सैन्य विमानन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक हो सकता है। यह याद दिलाता है कि हवाई प्रभुत्व की दौड़ कभी भी पूरी तरह से नहीं जीती जाती, बल्कि तकनीक की हर पीढ़ी के साथ नए सिरे से लड़ी जाती है। स्कंक वर्क्स लॉकहीड मार्टिन के उन्नत विकास कार्यक्रमों का आधिकारिक उपनाम है। बेन रिच और क्लैरेंस केली जॉनसन द्वारा निर्मित स्कंक वर्क्स का नाम लिल एबनर कॉमिक बुक से लिया गया है और यह अपने आधिकारिक लोगो के रूप में एक स्कंक की कार्टून छवि का उपयोग करता है। स्कंक वर्क्स को अमेरिकी इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध विमानों, जिनमें SR-71 ब्लैकबर्ड, U-2 ड्रैगन लेडी सामरिक टोही विमान, F-22, F-35 और F-117A नाइटहॉक स्टील्थ लड़ाकू विमान शामिल हैं, के विकास के लिए विमानन जगत में सम्मानित माना जाता है। यह भी पता चला है कि लॉकहीड एक गोपनीय नई परियोजना के लिए कैलिफोर्निया के पामडेल में एक विशाल नई इमारत बनाने की योजना बना रहा है। यह गुप्त नया लड़ाकू विमान नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम का हिस्सा है, जो वायुसेना की एक परियोजना है जिसे F-22 रैप्टर का पूरक और अंततः उसकी जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे उन्नत सैन्य जेट है। आफ्टरबर्नर और द्विआयामी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल युक्त 2 प्रैट एंड व्हिटनी F-119 PW-100 टर्बोफैन इंजन F-22 को मैक 225 या 500 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति प्रदान करते हैं। यह विमान 60 डिग्री से अधिक के ट्रिम्ड अल्फा पर उड़ान भर सकता है और कम रेडियो उत्सर्जन, इंफ्रारेड और ध्वनिक संकेतों के कारण F-22 का पता लगाना और रडार द्वारा उसका पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। F-22 रैप्टर के पंखों पर 4 हार्ड पॉइंट हैं, जिनमें से प्रत्येक 5000 पाउंड भार वहन करने में सक्षम है और 3 आंतरिक हथियार बे हैं। मुख्य हथियार बे 6 AMRAAM AM-120C मिसाइलें या 2 AMRAAM और 2 8000 पाउंड के GBU-32 संयुक्त प्रत्यक्ष आक्रमण हथियार ले जा सकता है। 2009 में उच्च लागत $339 मिलियन अमेरिकी डॉलर, स्पष्ट हवाई से हवाई मिशनों की कमी, निर्यात पर प्रतिबंध और अधिक बहुमुखी F-35 के विकास के कारण इस कार्यक्रम को घटाकर 150 परिचालन उत्पादन विमानों तक सीमित कर दिया गया। अंतिम F-22 2012 में वितरित किया गया था। यह नया गुप्त लड़ाकू विमान अमेरिका के सबसे नए और तकनीकी रूप से उन्नत F-35C की जगह लेगा, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने की क्षमता रखता है। F-35 परिवार का सबसे महंगा F-35C बड़े पंखों और ज्यादा मजबूत लैंडिंग गियर से लैस है। F-35C में एक प्रैट एंड व्हिटनी F-135 PW-100 टर्बोफैन इंजन लगा है, जो इसे सुपरसोनिक डैश और आफ्टरबर्नर के साथ लगभग 8.6 मैक या 200 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति प्रदान करता है। इस विमान की कीमत लगभग $34 अरब है। F-35C में तीनों F-35 वेरिएंट में सबसे ज्यादा आंतरिक ईंधन क्षमता भी है। F-35C में लगभग 20,000 पाउंड का आंतरिक ईंधन होता है, जो किसी भी अन्य लड़ाकू विमान की तुलना में लंबी दूरी और बेहतर स्थायित्व प्रदान करता है। हालांकि यह नया लड़ाकू विमान संभवतः हवा से हवा में मार करने वाला लड़ाकू विमान है, जिसका अर्थ है कि इसमें F-35 और F-A-18EF जैसे अन्य विमानों से उधार लिए गए नए एवियोनिक्स, इंजन और हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। वायुसेना ने तस्वीरों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है जो स्पष्ट रूप से एक गुप्त दिखने वाले तीर के आकार के नए विमान की ओर इशारा करती है, B-2A स्पिरिट बॉम्बर की तरह। इस विमान में वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं है, जिससे यह सपाट दिखता है। समय वाकई दिलचस्प है, क्योंकि यह ग्राफिक सहायक सचिव की उस घोषणा के कुछ ही दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने बताया था कि वायुसेना ने गुप्त रूप से एक नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान का एक पूर्ण स्तरीय प्रोटोटाइप डिजाइन, निर्माण और उड़ान भरी है।
आम सहमति यह है कि तीन बड़ी एरोस्पेस कंपनियों लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थरॉप ग्रूमन में से किसी एक ने यह नया लड़ाकू विमान बनाया है, लेकिन यह विमान लगभग निश्चित रूप से एक गुप्त डिजाइन वाला है और इस समय केवल एक ही कंपनी गुप्त लड़ाकू विमान बना रही है, लॉकहीड, जिसने F-35 का डिजाइन तैयार किया था। कंपनी वास्तव में अगली पीढ़ी के हवाई प्रभुत्व के लिए प्रमुख ठेकेदार है। अगली पीढ़ी के विमान में एक कॉकपिट है, जो इस बात का संकेत है कि विमान मानवयुक्त है या वैकल्पिक रूप से मानवयुक्त है। दो इंजन पृष्ठीय रीढ़ के पास स्थित हैं, जिनमें YF-23 के समान निकास नोजल है और निचली सतह ऊपरी सतह से लंबी है ताकि इंजन के नीचे से आने वाले इंफ्रारेड सिग्नल को छिपाया जा सके। हम किसी भी प्रकार के टेलप्लेन नहीं देख सकते, इसलिए यह विमान फ्लाइंग विंग अवधारणा पर आधारित है। ऊर्ध्वाधर टेलप्लेन की अनुपस्थिति रडार क्रॉस सेक्शन में और कमी के कारण हो सकती है, खासकर किनारों से। पृष्ठीय स्पाइन पर एक हवा से हवा में ईंधन भरने वाला रिसेप्टिकल भी मौजूद है। सबसे बढ़कर इसका आकार 2014 में अमेरिका में देखे गए उस रहस्यमयी विमान की याद दिलाता है, जब ये दोनों विमान टेक्सास और कंसास के ऊपर दिखाई दिए थे। इसके अलावा हम 2017 में वायुसेना के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पोस्टरों में भविष्य के विमानों को प्रदर्शित करते हुए कुछ ग्राफिक्स देख चुके हैं, जिनमें SR-71 ब्लैकबर्ड के प्रस्तावित उत्तराधिकारी को दिखाया गया था। मानव रहित हाइपरसोनिक SR-71 की तुलना में 2 गुनी गति से उड़ान भरेगा, सुरक्षित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करेगा और पता लगने से पहले ही लक्ष्य पर हमला कर देगा। हम अमेरिकी वायुसेना द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक और संकेत पर भी गौर कर सकते हैं। 33वें जन्मदिन के ग्राफिक में छिपे आकार को गौर से देखिए। यह आकार अब 2016 में जारी छठी पीढ़ी के कॉन्सेप्ट नॉर्थरॉप ग्रूमन और हाल ही के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता प्रतीत होता है। अगली पीढ़ी के हवाई प्रभुत्व कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के संघर्षों में चीन और रूस जैसे संभावित विरोधियों के लड़ाकू विमानों के खिलाफ वायुसेना की हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित करना है। निम्नलिखित लड़ाकू जेट विमानों के बीच भयंकर प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सुखोई Su-57 पांचवीं पीढ़ी का रूसी लड़ाकू विमान है, जो अमेरिका के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमानों F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में है। 2246 पाउंड के लड़ाकू वजन के साथ विमान कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, छोटी और मध्यम दूरी के निर्देशित और अनिर्देशित हथियार और 250 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और 500 किलोग्राम वर्ग के हवाई बम ले जा सकता है। Su-57 अपनी अधिकतम गति मैक 2 320 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। उन्नत उड़ान नियंत्रण प्रणाली और थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल इस विमान को प्रस्थान प्रतिरोधी और अत्यधिक गतिशील बनाते हैं। इस विमान का उपयोग UAV और विभिन्न उपप्रणालियों, जिनमें हथियार नियंत्रण और नेविगेशन प्रणालियां शामिल हैं, के साथ एकीकरण के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में किया जाता है। इसे रूस की भावी छठी पीढ़ी की युद्ध प्रणाली के लिए मानवयुक्त और मानव रहित दोनों संस्करणों में विकसित किया जा रहा है। जनवरी 2019 में यह बताया गया कि तीसरे उड़ान योग्य Su-57 प्रोटोटाइप का उपयोग सुखोई S-70 ओहोटनिक UCAV के साथ बातचीत और इसके एवियोनिक्स सिस्टम के परीक्षण के लिए किया जा रहा है। चेंगडू J-20 चीन का नया 2 इंजन वाला बहुउद्देशीय स्टील्थ लड़ाकू विमान है। यह 2017 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स की सेवा में शामिल हुआ और इसे पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। ट्विन आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन और सुपरसोनिक इनलेट DSI पारंपरिक रूप से आवश्यक से कहीं अधिक सरल इंटेक के साथ विमान को मैक 2.0 तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं और डायवर्टर और विमान की त्वचा के बीच रडार परावर्तन को समाप्त करके स्टील्थ प्रदर्शन में सुधार करते हैं। प्रति इकाई उत्पादन लागत लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। J-20 6 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और लंबी दूरी की मिसाइलें ले जा सकता है, जिनमें LS-6 सटीक निर्देशित बम भी शामिल है। इस विमान में एक उन्नत फ्लाई बाय वायर प्रणाली है और इसका अग्नि नियंत्रण रडार एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे है। डसॉल्ट राफेल, जिसे 2004 में सेवा में लाया गया था और जिसे 4-5 पीढ़ी के विमान के रूप में जाना जाता है, फ्रांस का सबसे आधुनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसकी लागत लगभग 120 मिलियन डॉलर है। 3 मुख्य संस्करणों के साथ राफेल हवाई श्रेष्ठता, विमानवाहक पोत संचालन, रणनीतिक लक्ष्य विनाश और परमाणु निरोध मिशनों में सक्षम है। 2 एस्नेक्मा M88-2 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन राफेल को अधिकतम 1.8 मैक की गति प्रदान करते हैं। इसकी लड़ाकू त्रिज्या 8000 समुद्री मील है, लेकिन इसके हार्ड पॉइंट पर लगे 3 ईंधन ड्रॉप टैंकों के साथ इसे 2 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। टाई TFX एक तुर्की प्रायोगिक लड़ाकू विमान है, जिसमें एक स्टील्थ एयर सुपीरियरिटी लड़ाकू विमान की सर्वोत्तम विशेषताओं का संयोजन किया गया है। पेरिस एयर शो में इस विमान को 2 12 टन इंजनों के साथ प्रदर्शित किया गया था, जो 16.77 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। TFX कार्यक्रम, जिसे आधिकारिक तौर पर तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज TFX या मिल्ली मुहरिप उकाक राष्ट्रीय लड़ाकू विमान के नाम से जाना जाता है, तुर्की द्वारा अब तक शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी सैन्य विमानन परियोजनाओं में से एक है।
यह न केवल एक नए लड़ाकू विमान का विकास है, बल्कि उच्च स्तरीय रक्षा तकनीक में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की अंकारा की कोशिशों में एक रणनीतिक छलांग भी है, खासकर बदलते गठबंधनों और बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच। वर्तमान विनिर्देशों के अनुसार TFX को ध्वनि की गति से दोगुनी गति मैक 2 प्राप्त करने और ईंधन भरने से पहले लगभग 1,11 किलोमीटर की परिचालन सीमा प्रदान करने की योजना है। यह इसे कुछ प्रदर्शन क्षेत्रों में, विशेष रूप से अधिकतम गति और अधिकतम परिचालन ऊंचाई पर, अमेरिका निर्मित F-35 लाइटनिंग आई स्टील्थ लड़ाकू विमान से आगे रखता है। परिचालन सीमा लगभग F-33 के बराबर है, लेकिन TFX की अधिक ऊंचाई तक पहुंचने और तेज गति से ऐसा करने की क्षमता इसे कुछ हवाई श्रेष्ठता भूमिकाओं में, विशेष रूप से विवादित हवाई क्षेत्र में, अधिक प्रभावी बना सकती है, जहां गति और ऊंचाई मिशन की सफलता और विनाश के बीच अंतर का कारण बन सकती है। हालांकि इसके प्रणोदन तंत्र के बारे में सटीक जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन उद्योग विशेषज्ञों का सुझाव है कि TFX में अगली पीढ़ी का दोहरा इंजन विन्यास होगा, जो कम अवलोकनीयता विशेषताओं को बनाए रखते हुए उच्च थ्रस्ट टू वेट अनुपात प्रदान करने में सक्षम होगा। इस संयोजन से विमान बिना किसी महत्वपूर्ण समझौते के कम दूरी की हवाई लड़ाई और लंबी दूरी के हमले वाले मिशन दोनों को अंजाम दे सकेगा। एयरफ्रेम में उन्नत स्टील्थ शेपिंग तकनीक, रडार अवशोषक सामग्री और एक आंतरिक हथियार बे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू डिजाइन की सभी विशेषताएं एकीकृत होने की उम्मीद है। TFX की एक प्रमुख विशेषता इसका उन्नत ग्लास कॉकपिट डिजाइन होगा, जिसमें वॉइस कमांड इंटरफेस के साथ एक पूर्णतः डिजिटल एवियोनिक्स सूट शामिल होगा। यह ऑनबोर्ड सिस्टम के साथ प्राकृतिक भाषा में बातचीत की अनुमति देकर उच्च तनाव वाले वातावरण में पायलट के कार्यभार को कम करने की दिशा में एक कदम है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लड़ाकू विमान सुरक्षित उच्च बैंडविड्थ डेटा लिंक से लैस होगा, जिससे यह 2 वफादार विंगमैन शैली के ड्रोन के लिए कमांड हब के रूप में कार्य कर सकेगा। इन ड्रोनों को घरेलू स्तर पर या सहयोगी देशों के सहयोग से विकसित किए जाने की उम्मीद है और इन्हें हवा से हवा में मार करने वाले लड़ाकू विमानों के लिए मिसाइल ले जाने वाले एस्कॉर्ट के रूप में या हवा से जमीन पर सटीक हमले करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त मानव पायलटों को जोखिम में डाले बिना एकल TFX की लड़ाकू शक्ति प्रभावी रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। यह मानव रहित टीमिंग अवधारणा तेजी से दुनिया भर में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास की एक विशिष्ट विशेषता बनती जा रही है। ड्रोन नियंत्रण को सीधे कॉकपिट प्रणालियों में एकीकृत करके TFX इस उभरते हुए प्रतिमान में खुद को स्थापित करता है, जिससे तुर्की के पायलट रोबोटिक विंगमैन के साथ वास्तविक समय की युद्ध योजनाओं का समन्वय कर सकते हैं, दुश्मन की वायु रक्षा SIAD का जटिल दमन कर सकते हैं और वितरित हमलों से विरोधी रक्षा को ध्वस्त कर सकते हैं। वित्तीय रूप से इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक इकाई का उत्पादन लगभग $10 करोड़ की अनुमानित लागत से करना है। हालांकि यह इसे F-35 जैसे अन्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के समान मूल्य वर्ग में रखता है, लेकिन रणनीतिक लक्ष्य तुर्की के लिए पूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार, विनिर्माण क्षमता और निर्यात नियंत्रण बनाए रखना है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली के अधिग्रहण के बाद अंकारा को F-35 कार्यक्रम से बाहर रखा गया था, एक ऐसा कदम जिसने तुर्की की कुछ पश्चिमी रक्षा तकनीकों तक पहुंच को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। इसलिए TFX केवल एक सैन्य आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का एक राजनीतिक संदेश है। मूल रूप से एक उड़ान प्रोटोटाइप के 2023 तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया था, जो तुर्की गणराज्य के शताब्दी वर्ष के साथ एक प्रतीकात्मक तिथि है। उन्नत लड़ाकू विमानों के विकास में समय सीमा में अक्सर देरी होती है, क्योंकि इसमें स्टेल्थ, उच्च प्रदर्शन और उन्नत एवियोनिक्स को एकीकृत करने की तकनीकी जटिलताएं शामिल हैं। फिर भी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से काम कर रही है। यदि अनुमान सही साबित होते हैं तो पहला उत्पादन विमान 2025 तक पूरी तरह से परिचालन क्षमता के साथ तैयार हो सकता है और 2035 तक 250 विमानों का बेड़ा तैयार हो सकता है। ऐसा बेड़ा न केवल तुर्की की सेवा में वर्तमान में मौजूद पुराने F-16 फाइटिंग फॉल्कन्स की जगह लेगा, बल्कि लागत, राजनीतिक या नियामक बाधाओं के कारण F-35 विमान प्राप्त करने में असमर्थ सहयोगी देशों के लिए एक प्रतिस्पर्धी निर्यात उत्पाद भी प्रदान करेगा। इसके भू राजनीतिक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। घरेलू स्तर पर निर्मित उच्च प्रदर्शन वाला स्टील्थ लड़ाकू विमान तुर्की को पूर्वी भूमध्य सागर, मध्य पूर्व और संभवतः मध्य एशिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा। यह अंकारा को वैश्विक लड़ाकू निर्यात बाजार में एक प्रतिस्पर्धी के रूप में भी स्थापित करेगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे स्थापित खिलाड़ियों को चुनौती देगा। हालांकि चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। एक वास्तविक प्रतिस्पर्धी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने के लिए कई अत्याधुनिक तकनीकों में महारत हासिल करना आवश्यक है, जिनमें स्टील्थ कोटिंग्स, उन्नत रडार सिस्टम, सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम और विश्वसनीय उच्च थ्रस्ट इंजन शामिल हैं।
विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता के बिना ऐसे घटकों को सुरक्षित या स्वदेशी रूप से उत्पादित करने की तुर्की की क्षमता इस कार्यक्रम की सफलता का एक प्रमुख कारक होगी। इसके अलावा लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और सटीक निर्देशित हथियारों सहित आधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ एकीकरण यह निर्धारित करेगा कि क्या TFX वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में अपने प्रतिस्पर्धियों की बराबरी कर सकता है या उनसे आगे निकल सकता है। यदि सफल रहा तो TFX सिर्फ स्टील्थ लड़ाकू विमानों की सूची में एक और प्रविष्टि नहीं होगा, ये कई क्षेत्रों में वायु शक्ति संतुलन को नया रूप देने वाला एक रणनीतिक उपकरण होगा। तुर्की के व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासों के संदर्भ में यह एक मुकुट रत्न, तकनीकी परिपक्वता और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। लेकिन जैसा कि इतिहास ने F-22 और F-35 जैसी परियोजनाओं के साथ दिखाया है, प्रोटोटाइप से परिचालन प्रभुत्व तक का रास्ता शायद ही कभी आसान होता है। और आने वाला दशक यह बताएगा कि क्या TFX एक विश्व स्तरीय लड़ाकू विमान बनता है या तकनीकी और राजनीतिक उथल-पुथल से बाधित एक और महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजना। हमें उम्मीद है कि आपको इस रहस्यमयी लड़ाकू विमान के बारे में कुछ जानकारियां देने में मजा आया होगा। ध्यान रखें कि ये सब सिर्फ अटकलें ही हो सकती हैं, कम से कम तब तक जब तक NGAD डेमोस्ट्रेटर की पहली तस्वीरें आम जनता के लिए उपलब्ध न हो जाएं। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप फ्रंट कॉस्ट का कोई भी रोमांचक वीडियो मिस न करें। आपसे अगली बार मिलेंगे।